हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 5वें अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इसको कंप्लीटली कवर करेंगे। यानी इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हैं, सब आप इस वीडियो में अच्छी तरह से सीखेंगे। देखो, ये जो चैप्टर है ये स्टूडेंट्स को बहुत अजीब सा लगता है, बहुत उनको कन्फ्यूज़न होती है। उसका रीज़न ये है कि इसमें कोई ऐसा नॉर्मल कोई कैलकुलेशन वाला या बेसिक ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। इस चैप्टर में क्या है कि जब ज्योमेट्री की शुरुआत हुई थी 2-2.5 हज़ार साल पहले, तो उन्होंने किस तरह से इसकी शुरुआत की थी उसके बारे में है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी अजीब लगेगी सुनने में, समझने में, लेकिन बहुत सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखें तो इस वीडियो के एंड होने तक सब कुछ आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस चैप्टर में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए जिसमें उदाहरण होंगे, जिसमें आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्यूशन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उन सब के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, तो देखो इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं। सबसे पहले आप सीखेंगे कि ज्यामिति जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, और फिर इसका विकास आप सीखेंगे कि कैसे भिन्न भिन्न सभ्यताओं में इसका विकास आगे बढ़ा। और फिर जिनके बारे में ये चैप्टर है यूक्लिड, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, इनका एक संक्षिप्त में एक परिचय। और उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक उसकी रचना की, एलिमेंट्स, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और उस पुस्तक के अंदर ही ये सभी चीज़ें जैसे परिभाषाएं, अभिगृहित, अवधारणाएं, प्रमेय, उसी पुस्तक एलिमेंट से ही लिए गए हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम कुछ उदाहरण करेंगे जिससे कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपके और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को समझना वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं कि ज्यामिति का अर्थ क्या है और इसका विकास किस तरह से हुआ। तो ज्यामिति जो शब्द है इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और मैट्रन से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मैट्रन का मतलब होता है मापना। इससे ज्योमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी को मापना। तो पृथ्वी को मापना यानी भूमि को मापना। तो भूमि को मापने से इसका क्या संबंध है, मतलब क्यों ज्योमेट्री की शुरुआत यहाँ से हुई। तो देखो, प्राचीन समय में मिस्र की सभ्यता, मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यता में नील नदी में बाढ़ आती थी और फिर खेतों की सीमाएं, जो बाउंड्री होती थी, वो मिट जाया करती थी। तो उन बाउंड्रीज को, उन सीमाओं को दोबारा मापने के लिए, ज़मीन को फिर से बांटने के लिए मापने की तकनीक विकसित हुई, जिसको बाद में ज्योमेट्री कहा गया। और ज्योमेट्री, जिसका कि मूल मतलब भूमि को नापने से लेकर था, केवल भूमि के मापन तक सीमित नहीं रहा। फिर बड़े बड़े विशाल भवन जब बनते थे उसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता था। नदियों के किनारे जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाए जाते थे, उसमें फिर इसका इस्तेमाल होता था। और बाद में गणित का विषय बन गया और फिर इसमें सिस्टमेटिक तरीके से रेखाओं, कोण, आकृतियों का अध्ययन शुरू हुआ और इस प्रकार से ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम मिस्र की ही बात किए जा रहे हैं, क्या दुनिया की किसी और सभ्यता में या भारत में ज्यामिति का विकास नहीं हुआ। तो देखो, ऐसी बात नहीं है। भारत में ज्यामिति का विकास तो और भी प्राचीन है। अगर आप 5000 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता जब शुरुआत हुई थी उसकी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो अगर आप उनकी सिटी प्लानिंग देखें, जो नगर की प्लानिंग हुई है, नगर बनाने की प्लानिंग हुई है, अगर आपने कोई फ़ोटो उनका देखा होगा, कोई वीडियो देखा, तो आपको पता चलेगा कि कितनी एडवांस्ड वो सिटीज़ बनी थी। तो उसमें ज्योमेट्री का कितना एडवांस्ड उसमें प्रयोग हुआ था, कितने अच्छे तरह से ज्योमेट्री का यूज़ हुआ था, वो बताता है कि भारत में ज्यामिति बहुत पहले से ही थी। बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें आपको ये उदाहरण दिख जाएंगे जिसमें ज्योमेट्री का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। तो मेन प्रश्न ये है कि जब भारत में ज्यामिति का इतना अच्छा विकास हुआ तो हमारे पास कोई इस तरह की कोई उपलब्ध क्यों नहीं है, ऐसा मटीरियल, ऐसा कुछ पुस्तक क्यों उपलब्ध नहीं है, जैसे यूक्लिड की पुस्तक एलिमेंट्स है। देखो, उसके कारण क्या माने जाते हैं। एक तो ये कि उस समय जो ज्ञान था, नॉलेज था, उसको डॉक्यूमेंट करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो मुँह ज़बानी ज्ञान ट्रांसफ़र करते थे, जैसे एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने आने वाली पीढ़ी को बताया, कि कोई लिखित कुछ ऐसा नहीं था जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनसे पढ़ पाए, समझ पाएँ। और इस तरह से वहाँ जो ज्यामिति का विकास हो भी रहा था वो अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुँचा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पहुँचा, लेकिन जिस तरह से यूक्लिड ने पूरे नॉलेज को एक बुक में कंपाइल किया, उन्होंने एक बुक निकाली जिसका नाम था एलिमेंट्स, और ज्यामिति का जो उस समय तक ज्ञान था पूरा उन्होंने एक बुक में कंपाइल किया। वैसे मेरे दिमाग में एक विचार ये भी आता है कि भारत के जो गणितज्ञ थे पुराने ज़माने में, इतने महान गणितज्ञ हुआ करते थे, क्या उन पे इतनी समझ नहीं थी कि भाई हमने अगली आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञान ट्रांसफ़र करना है। बिल्कुल रही होगी और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी भी होंगी। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि भारत पर बहुत बार आक्रमण हुआ और जब भी आक्रमणकारी आते थे, भारत पर आक्रमण करते थे, तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ आकर केवल लूट मार करते थे,
वो यहाँ की संस्कृति भी डिस्ट्रॉय करते थे। और किताबें, ज्ञान संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वहाँ की कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो वो लोग किताबें वगैरह ये सब जो ज्ञान की चीज़ें होती इनको जला देते थे, इनको डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देते थे। तो ऐसा माना जाता है कि इन कारणों की वजह से बहुत प्राचीन काल का ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी बहुत सारे गणितज्ञ ऐसे हैं जिनका ज्ञान हमारे तक पहुंचा है, जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, भास्कराचार्य, इन सब की जो रचनाएं हैं आगे आने वाली जनरेशन्स के काम आए। और अब बात करते हैं इस चैप्टर के नायक यूक्लिड की। यूक्लिड का जन्म यूनान यानी ग्रीस में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना कार्य इजिप्ट यानी मिस्र में किया। देखिए, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स नामक पुस्तक में ज्यामिति के सिद्धांतों को संगठित किया। देखो, एलिमेंट्स को 13 भागों में बांटा गया है और हर एक भाग को बुक यानी पुस्तिका कहा गया है। इस तरह से एलिमेंट्स के कुल 13 बुक्स हैं। बुक नंबर 1 से लेकर बुक नंबर 6 तक प्लेन ज्योमेट्री यानी समतल ज्यामिति पर आधारित है। बुक नंबर 7 से लेकर बुक नंबर 10 तक नंबर थ्योरी यानी संख्या सिद्धांत पर आधारित है। और बुक नंबर 11 से लेकर बुक नंबर 13 तक सॉलिड ज्योमेट्री यानी ठोस ज्यामिति पर आधारित है। तो यूक्लिड की एलिमेंट्स की ये जो पुस्तकें हैं ये वैसे बहुत विस्तृत हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वहाँ से कुछ लिया गया है जिसमें कुछ परिभाषाएं हैं, फिर कुछ अभिगृहित हैं, कुछ अवधारणाएं हैं और फिर एक प्रमेय है। तो शुरुआत करते हैं परिभाषाओं से। देखिए, यूक्लिड के एलिमेंट्स की जो पहली पुस्तिका यानी पहली बुक जो है उसमें परिभाषाएं दी हैं और ये 23 परिभाषाएं हैं। और आपके सिलेबस में जो परिभाषाएं हैं वो एक एक करके यहाँ पर मैं अब डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले है बिंदु। बिंदु यानी पॉइंट। तो बिंदु की परिभाषा है कि वह जिसका कोई भाग न हो उसे बिंदु कहते हैं। यह केवल स्थिति या स्थान को दर्शाता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। मतलब विमा मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये इसमें कुछ भी नहीं होता है। ये होता है बिंदु। फिर है रेखा। देखो, रेखा होती है चौड़ाई रहित लंबाई यानी बिना चौड़ाई के लंबाई, यानी रेखा में केवल और केवल लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई नहीं होती है। रेखा सीधी और अनंत होती है। रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तो जो रेखा के सिरे आप देख सकते हैं ये बिंदु होते हैं। वैसे यहाँ पर जिस रेखा की बात की गई है ये सीमित लंबाई की रेखा है जिसको हम रेखाखंड कहते हैं और इसके सिरे बिंदु होते हैं। जो अनंत लंबाई की रेखा होती है उस पर यह बात लागू नहीं होती है क्योंकि उसके सिरे ही नहीं होते हैं। सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो यह है सीधी रेखा। पृष्ठ किसे कहते हैं? पृष्ठ होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी इसमें अब ऊंचाई नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई होती है। तो जैसे आप कोई मेज़ आप देख सकते हैं वो एक पृष्ठ है, या आप अपने सामने जो स्क्रीन देख रहे हैं वो एक पृष्ठ है, एक सरफेस। इसमें लंबाई चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है। फिर है पृष्ठ के किनारे। पृष्ठ के किनारे अगर आप देखें तो ये पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। फिर है समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस। तो एक ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, यानी आप सीधी रेखाओं को ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो समतल पृष्ठ हमें मिलता है। अब इसके बाद इसमें है अभिगृहित। तो ये ऐसे कथन होते हैं जिन्हें बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिया गया, और ये केवल ज्यामिति तक सीमित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो अभिगृहित हैं ये केवल ज्योमेट्री में ही है, ये गणित के सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। तो पहली अभिगृहित है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे मान लो अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा, है ना। यानी अगर अमित और सुमित की हाइट बराबर है और सुमित और राजेश की हाइट बराबर है तो फिर अमित और राजेश की हाइट बराबर होगी। इस तरह से ये है, ठीक है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होते हैं। यानी अगर ए और बी आपस में बराबर हैं, अब अगर हम दोनों में अगर हम सी जोड़ दें, जैसे ए में भी हमने सी जोड़ा और बी में भी सी जोड़ा, तो फिर ए प्लस सी और बी प्लस सी भी आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल बराबर होते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे ए और बी आपस में बराबर हैं, अब इनमें से अगर कोई बराबर चीज़ हम घटाएंगे, जैसे दोनों से हमने सी को घटा दिया है, तो पहले में से आएगा ए माइनस सी, दूसरे में से आएगा बी माइनस सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, फिर वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती होता है जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ सकती है। अगर ऐसा है तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये रेखाखंड है और इसके ऊपर दूसरा हम रेखाखंड डालें जो बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठता है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों की लंबाई बराबर है। अब अगला सुनिए,
कि पूर्ण अपने अंश से बड़ा होता है। जो पूर्ण होगा यानी पूरा, वो अंश होता है एक भाग, उससे बड़ा होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। मान लो कि एक सेब है और एक उसका टुकड़ा है, सेब तो टुकड़े से बड़ा ही होता है ना, यही बात कही गई है। देखो, आपको सुनने से अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बात है, ये तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं, बेसिक बातें हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो बातें लिखी गई थी, कही गई थी, ये आज से 2500 साल, लगभग 2500 साल पहले की बातें हैं। और उस समय के हिसाब से उस समय नए नए कॉन्सेप्ट बन रहे थे, ये बात शुरुआत हो रही थी इन सब चीज़ों की, तो उन्होंने इन सब को एक लिस्ट बनाई ये सब चीज़ों की। तो अभी आपको बहुत ये हास्यास्पद लग सकती है कुछ चीज़ें, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग और क्रांतिकारी था। ये वही बात होगी जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर 2 में से हम 2 को माइनस करें तो 0 बचता है, तो आप बोलोगे ये तो बच्चों वाली चीज़ है। लेकिन अगर यही बात मैं 2000 साल पहले कहता तो उस समय के हिसाब से ये बहुत क्रांतिकारी बात होती, क्योंकि उस समय तक 0 की खोज ही नहीं हुई थी। तो समझ आई बात आपको? फिर है कि एक ही वस्तु के दुगने एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो फिर इनके दुगने क्या होंगे? तो ए का दुगना होगा 2a, बी का दुगना होगा 2b, ये भी आपस में बराबर होंगे। और इसी प्रकार से एक ही वस्तु के आधे एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी अगर ए और बी आपस में बराबर हैं और आप दोनों का आधा करेंगे तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या थे? ये अभिग्रहित थे। और अब हम यूक्लिड की एलिमेंट्स बुक से ली गई अभिधारणाएं समझते हैं। देखो, ये भी ऐसे कथन हैं जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य मान लिया गया, लेकिन ये विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित हैं। और 5 उनकी मुख्य अभिधारणाएं यहाँ पर हैं। यूक्लिड की पहली अभिधारणा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि 2 भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदुओं से होकर हम एक से ज़्यादा रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। हाँ, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं, लेकिन 2 बिंदुओं से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। अच्छा, फिर है एक शांत रेखा। यानी शांत रेखा ऐसी है जो टर्मिनेटिंग लाइन है, जो रुक गई है, तो इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई रेखाखंड है, आप जैसे अपने सामने देख रहे हैं, इसको हम दोनों तरफ से असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं, जैसे रेखा बढ़ाते हैं हम। किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो अगर हम किसी बिंदु को केंद्र मान लें, उसके बाद कोई भी दूरी अगर हम लें उसको त्रिज्या मानकर, तो हम वृत्त बना सकते हैं। अच्छा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो समकोण चाहे किसी भी दिशा में हो, अगर समकोण है तो बराबर होंगे सभी एक दूसरे के। 5वीं अभिधारणा, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 2 समकोण से कम हो। देखो, बात समझो। आप अपने सामने ये रेखाएं देख रहे हैं और यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से है। तो एक सीधी रेखा 2 रेखाओं पर गिर रही है, और ये जो कोण आप अपने सामने देख रहे हैं, इनका योग अगर 2 समकोणों से कम है, तो अगर हम इन रेखाओं को उस तरफ बढ़ाते हैं जिस तरफ योग 2 समकोणों से कम है, यानी दाईं ओर, तो ये रेखाएं उसी ओर मिलेंगी जिस ओर योग 2 समकोणों से कम होगा। इसके बाद है प्रमेय। देखो, प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिन्हें परिभाषाओं, अभिग्रहितों और अभिधारणाओं का उपयोग करके गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है। ये वे निष्कर्ष होते हैं जो तर्कसंगत रूप से स्थापित किए जाते हैं। मतलब आपने क्या क्या पढ़ा? परिभाषाएं पढ़ी, अभिग्रहित पढ़े, अभिधारणाएं पढ़ी। उनको प्रयोग करके फिर हम प्रमेय बनाते हैं। जैसे एक प्रमेय आपके सिलेबस में है, प्रमेय 5.1। तो देखो, पहले मैं आपको प्रमेय समझाता हूँ कि क्या है, और उसके बाद फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रमेय है, जो कि हमारी प्रमेय 5.1 है, कि 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। यानी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। देखो, बात क्या कही गई है, प्रमेय है क्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। ओके, तो 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा। अब दूसरी रेखा को आप कैसे भी खींचें, चाहे आप ऐसे खींचें। देखो, ऐसे अगर आप खींचेंगे तो चलो कभी ना कभी तो मिल जाएगी, अलग बात है, लेकिन ये मैंने दूसरी रेखा खींची, तो ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। ये बिंदु दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ है। तो प्रमेय ये कहते हैं कि ये केवल ये एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी कभार तो एक भी नहीं होता है। मान लो कि 2 रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो समांतर में तो एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा ना, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे।
लेकिन अगर ये समांतर नहीं भी हैं तो फिर एक बार कट करेगा, एक बार एक दूसरे को काटेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु एक होगा, पर एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये ही ये प्रमेय है। अब इसका प्रूफ क्या है ये समझो कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं और उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। अब आपको याद होगा यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा हम खींच सकते हैं। तो जब दो बिंदुओं से हम एक रेखा खींच सकते हैं तो दो बिंदुओं से दो भिन्न रेखाएं फिर कैसे जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। इसी वजह से दो भिन्न रेखाओं में हमें एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। आप बात समझ रहे हो भाई? दो बिंदु हैं, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। हमने मान लिया, चलो भाई ठीक है, बात यहाँ पर कही गई कि एक से अधिक उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है, मान लो कि हो सकता है, चलो तो फिर क्या होना चाहिए कि दो भिन्न रेखाएं होनी चाहिए ना जिनमें दो बिंदु हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ से यूक्लिड की जो अभिधारणा है उनके अनुसार दो बिंदुओं से होकर हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो जब एक ही रेखा खींच सकते हैं तो इन दो बिंदुओं में दो भिन्न रेखाएं कैसे हो सकती हैं? तो हो गई ना, ये बात सत्य साबित हो गई। क्या बात सत्य साबित हो गई कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। समांतर रेखाओं में एक भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, और जब रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो एक उभयनिष्ठ हो जाएगा, लेकिन फिर एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये बात कही गई है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके।